हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं नई स्टोरी अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियां कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। 91 तलवार ऊपर नीचे घूमती रही और एक एक करके तारा असुर मरते गए। अर्जुन देव ने द्वितीय श्रेणी के असुरों से ऊर्जा निकाल ली, लेकिन वह प्रथम श्रेणी वालों से कुछ नहीं निकाल सका। वे पूरी तरह बेकार थे। चूंकि इतने सारे तारा असुर आकर्षित हो गए थे तो उसे उन्हें मारना ही था। हालांकि त्रिकाल प्रहार के साथ वस्तु नियंत्रण कला अभी पूर्ण नहीं हुई थी, फिर भी तारा असुरों को मारना अब काफी तेज हो गया था। अभ्यास करते समय उसे एहसास हुआ कि वस्तु नियंत्रण उपयोगी तो है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। चूंकि उसने अभी इसमें पर्याप्त सुधार नहीं किया था, इसलिए जब वह प्रचुर तारा शक्ति के साथ त्रिकाल प्रहार का उपयोग करता था तब तो सब ठीक रहता था। लेकिन एक बार जब वह अत्यधिक तारा शक्ति का उपयोग कर लेता तो वह त्रिकाल प्रहार पर नियंत्रण खो देता और असुरों को मारते समय खुद भी चोटिल हो सकता था। बहरहाल अभी के लिए यह पर्याप्त था। अब उसे अपने हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वह तारा शक्ति से ही तलवार को नियंत्रित कर सकता था। ये शिकार का एक और दिन था। अर्जुन देव शाम तक नहीं रुका। ऐसा नहीं था कि तारा असुर खत्म हो गए थे, बल्कि वे इतनी अधिक संख्या में थे कि वह उन्हें मारते मारते थक गया था। उसके सार, ऊर्जा और आत्मबल में थोड़ी वृद्धि हुई। अर्जुन देव, तारा सागर शिखर, निम्न श्रेणी उच्च स्तरीय युद्ध कला, कांस्य त्वचा लौह अस्थि कला, 1,28,000 बटा 1,28,000। तैशु सूत्र 1,28,000 बटा 1,28,000। त्रिकाल प्रहार पूर्ण 1 बटा 1,28,000। अग्निकला पूर्ण 1 बटा 1,28,000। निम्न श्रेणी मध्य स्तरीय युद्ध कला, वस्तु नियंत्रण पूर्ण 1 बटा 64,000। सार, ऊर्जा और आत्मबल 5,103। 7 अर्जुन देव हौंफने लगा और बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। वह विश्राम करने ही वाला था कि उसे पदचाप और धीमी आवाजें सुनाई दीं। वहां से लगभग 300 मीटर दूर करीब 1 दर्जन लोग थे। उसकी इंद्रियों ने उसे बताया कि वे उसी की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या वे विक्रम सिंह के लोग हैं? असमंजस में अर्जुन देव खड़ा हो गया और समूह के आने की प्रतीक्षा करने लगा। 300 मीटर की दूरी बहुत कम थी। कुछ ही सेकंड में झाड़ियां हिलीं और 1 दर्जन लोग हाथगाड़ी धकेलते हुए उसके सामने प्रकट हुए। अर्जुन देव, भीड़ में से एक सफेद बालों वाला व्यक्ति बाहर निकला और उसे आश्चर्य से देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बाबा लक्ष्मण हैं। मैं तारा असुरों का शिकार करने शहर से बाहर निकला हूँ। अर्जुन देव मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ा। मुझे मालिक मत कहो, मैं बस तारा असुरों का शिकार करने वाली एक टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे सम्मान देना चाहते हो तो बस बड़ा भाई कहो। बाबा लक्ष्मण मुस्कुराए। ठीक है लक्ष्मण भाई। अर्जुन देव ने औपचारिकता नहीं निभाई। वह हाथगाड़ी को देखे बिना नहीं रह सका, जो कपड़े से ढकी हुई थी और रस्सी से मजबूती से बंधी थी। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात को यात्रा क्यों कर रहे हैं? सहस्र सेनापति अमित चतुर्वेदी से मिलने जा रहे हैं। सेना में कुछ लोग कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। वे रोज तारा असुरों का मांस खाकर ऊब चुके हैं। बोलते समय बाबा लक्ष्मण अपने चेहरे की मुस्कान नहीं छिपा पा रहे थे। अतीत में वीर राणा था जो उनके साथ इस काम के लिए प्रतिस्पर्धा करता था, और उसका संबंध भी हर्षवर्धन के साथ था। अगर सेना को किसी चीज की जरूरत होती तो कभी उनकी बारी नहीं आती थी। अब जबकि वीर राणा मर चुका था, वह असुर शिकारी दल का अकेला मुख्य सदस्य बचा था। यदि सेना को किसी चीज की आवश्यकता होती तो वे स्वाभाविक रूप से पहले उसी की तलाश करते। इसके अलावा संपत्ति के इस बंटवारे में उन सभी को एक ही पक्ष का माना जाता था। अर्जुन देव ने अपनी समझ व्यक्त की। सेना पूरे साल बाहर तैनात रहती थी। तारा असुरों के अलावा तारा ऊसर मैदान में केवल घास फूस ही थी। साधारण सैनिक तो इसे सह सकते थे, लेकिन अधिकारी नहीं। बधाई हो लक्ष्मण भाई, इस बार आपने बहुत कमाई की होगी, अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा। उन अधिकारियों के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए वे निश्चित रूप से अच्छी कीमत देंगे। दोनों ने कुछ देर बातचीत की और बाबा लक्ष्मण ने उसका परिचय दूसरों से कराया। ये सभी लोग बाबा लक्ष्मण की टीम के थे। उनका बेटा लक्ष्मण फेई भी वहां था। वह तारा सागर क्षेत्र के शुरुआती चरण में था और उसकी उम्र 30 साल थी। भाई, यहाँ के आसपास के तारा असुरों की शक्ति औसत है। तुम हमारे साथ सेना के शिविर क्यों नहीं चलते? बाबा लक्ष्मण ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी ताकत के साथ कुछ तीसरी श्रेणी के तारा पत्थर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा। मैं भी यही सोच रहा था। दूसरी श्रेणी के तारा पत्थर अब बहुत उपयोगी नहीं थे। सेना आमतौर पर उन भीतरी इलाकों में रहती थी जहां बहुत सारे शक्तिशाली तारा असुर होते थे। चूंकि उसे ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से गहराई में जाना था।
उसने इसे कुछ समय के एकांतवास की तरह लेने का फैसला किया। सहमत होने के बाद पूरा समूह एक साथ निकल पड़ा। बाबा लक्ष्मण बहुत उत्साही थे। वे अब एक हित समूह की तरह थे। इसके अलावा अर्जुन देव जैसे विशेषज्ञ के साथ होने से काम बहुत आसान होने वाला था। अर्जुन देव बाबा लक्ष्मण और अन्य लोगों के साथ तारा ऊसर मैदान की गहराइयों की ओर चल दिया। रास्ते में उन्हें कोई बहुत शक्तिशाली तारा असुर नहीं मिला। कभी कभी उनका सामना तारा असुरों की एक छोटी टीम से होता था, लेकिन वे केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के थे। अर्जुन देव ने प्रथम श्रेणी के सभी तारा पत्थर उन्हें दे दिए। वह उन्हें रखने के लिए बहुत आलसी था। हालांकि उसके पास 2 जादुई झोले थे, लेकिन उन्हें अभी बाहर निकालना सुविधाजनक नहीं था। उसे इन पत्थरों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें अन्य चीज़ों जैसे कि तीसरी श्रेणी के तारा पत्थरों के लिए बचाने की योजना बनाई। 2 दिनों की यात्रा के बाद समूह आखिरकार दोपहर में सेना के शिविर पहुंचा। दीवारें विशाल पत्थरों से बनी थीं और वे कम से कम 3 मीटर ऊंची थीं। दीवारों के अंदर पत्थर के घरों की कतारें थीं। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा। दीवारों और पत्थर के घरों पर तारा शक्ति की लहरें महसूस हो रही थीं। यहाँ की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। उसे भरोसा नहीं था कि वह इसे आसानी से तोड़ सकता है। अमित चतुर्वेदी अभी भी तारा असुरों को मार रहा था। कप्तान भी वहां नहीं था। केवल एक शतक सेनापति ने उनका स्वागत किया। कुंवर अर्जुन, कप्तान लक्ष्मण। शतक सेनापति मुस्कुराया और आगे बढ़ा। काले कपड़े पर हरी सब्जियां और कुछ लकड़ी की बाल्टियां रखी थीं। बाल्टियां मछलियों और पानी से भरी थीं। वे सब जीवित थीं। धन्यवाद सेनापति शंकर, बाबा लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा। अरे नहीं, इसकी कोई बात नहीं। सहस्र सेनापति अमित खुद आना चाहते थे, लेकिन वे व्यस्त थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। सेनापति शंकर मुस्कुराया। कृपया अंदर आइए, मैंने पहले ही भोज तैयार कर लिया है। सेनापति शंकर, आप पहले चलें, बाबा लक्ष्मण ने जल्दी से कहा। कुंवर अर्जुन, क्या आप कुछ विशेष खाना चाहते हैं? मैं और भोजन मंगवा देता हूँ, सेनापति शंकर ने कहा। सेनापति शंकर, आपको इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी चलेगा। मैं जल्द से जल्द कुछ तारा असुरों का शिकार करना चाहता हूँ, अर्जुन देव ने कहा। क्या आप सैनिकों की एक टीम साथ ले जाना चाहते हैं या हमारे साथ आना चाहेंगे? सेनापति शंकर ने पूछा। जरूरत नहीं है, मुझे अकेले रहने की आदत है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। वह अपनी पूरी ताकत तभी दिखा सकता था जब वह अकेला हो। ज्यादा लोगों के साथ रहने से यह एक बोझ बन जाता। जरूर, भोजन के बाद मैं कुंवर अर्जुन को आसपास के क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दे दूंगा। सेनापति शंकर मुस्कुराया। वैसे योद्धा संघ के प्रधान भी पास में ही हैं। क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? बस मुझे स्थान बता दीजिए। मेरा लक्ष्य आकाशगंगा स्तर के तारा असुर हैं, अर्जुन देव ने कहा। ठीक है, पहले भोजन करते हैं। सेनापति शंकर ने उन्हें पत्थर के घर में आमंत्रित किया। भोज पहले से ही तैयार था। चूंकि उन्हें तारा असुरों का शिकार करने जाना था, इसलिए अर्जुन देव ने ज्यादा मदिरा नहीं पी। बाबा लक्ष्मण को भी कुछ काम था, इसलिए उन्होंने भी बहुत कम पी। सेनापति शंकर ने उन्हें पीने के लिए मजबूर नहीं किया। यदि तारा ऊसर मैदान में कोई बहुत अधिक पी ले तो वह शिकार नहीं कर पाएगा। भोजन करने और जानकारी प्राप्त करने के बाद अर्जुन देव ने कुछ पानी और भोजन भी साथ ले लिया। उसने बाबा लक्ष्मण का निमंत्रण ठुकरा दिया और अकेला निकल गया। सैन्य शिविर छोड़ने के बाद अर्जुन देव ने अपनी गति बढ़ाई और सीधे तारा ऊसर मैदान की गहराइयों की ओर चल दिया। सैन्य शिविर के पास एक भी तारा असुर नहीं था। आधे घंटे बाद अर्जुन देव को आखिरकार एक ब्रह्मांडीय बादल अवस्था वाला तारा असुर दिखाई दिया। उसने लापरवाही से उसे मार डाला और आगे बढ़ने से पहले उसका सार निकाल लिया। ऐसा लगता है कि यह जगह आकाशगंगा सागर वाले तारा असुरों से नहीं भरी है। अर्जुन देव ने और 15 मिनट यात्रा की और असुरों के एक समूह का सामना किया, लेकिन उसे कोई ब्रह्मांडीय सागर अवस्था वाला असुर नहीं दिखा। क्या उसे और गहराई में जाना होगा? वह हर जगह ब्रह्मांडीय सागर अवस्था वाले असुरों को खोजना चाहता था। इस तरह वह तेजी से प्रगति कर पाएगा। अर्जुन देव ने अपनी लंबी तलवार थाम ली और अब समय की चिंता करना छोड़ दिया। काफी देर तक चलने के बाद शाम होने वाली थी। अर्जुन देव को आखिरकार आकाशगंगा सागर तारा असुर दिखाई दिए। ब्रह्मांडीय सागर अवस्था के शुरुआती चरण में वहां 7 या 8 ब्रह्मांडीय बादल अवस्था वाले तारा असुर थे। यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा अवस्था वाले असुर बहुत कम थे। वस्तु नियंत्रण कला। लंबी तलवार हवा को चीरते हुए निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ तलवार को थामे हुए हो। यह असुरों के समूह के बीच ऊपर नीचे उड़ते हुए उनकी जान ले रही थी। तारा ऊसर मैदान की गहराइयों में जैसे जैसे वह तारा असुरों को मार रहा था, उसने सेनापति शंकर द्वारा दी गई जानकारी की भी जांच की। अर्जुन देव ने काफी हद तक समझ लिया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह स्थान तारों का समुद्र था। हालांकि तारा असुर एक आकाशगंगा असुर था जो ब्रह्मांडीय बादल अवस्था वालों का नेतृत्व करता था। प्रत्येक टीम में एक आकाशगंगा सागर तारा असुर था।
जहां तक गहराई में ताराद्वार स्तर के असुरों की बात थी, जानकारी में लिखा था, हाँ वे वहां थे। सेना का सामना ऐसे असुरों से बहुत कम होता था। यदि ऐसा होता भी तो वे बमों या कवचों का उपयोग करके उनसे निपट लेते थे। जयनगर में अर्जुन देव के अलावा कोई भी अपनी शक्ति से ताराद्वार असुर को नहीं मार सकता था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए शुरुआती चरण के ताराद्वार असुर को मारना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर वह और गहराई में जाता रहा तो भगवान जाने उसका सामना ताराद्वार के शिखर वाले असुर से होगा या नहीं। अर्जुन देव मरना नहीं चाहता था। साथ ही यहाँ तारा असुरों की कई टुकड़ियां थीं। कभी कभी 100 मीटर के भीतर 2 टुकड़ियां होती थीं। इसलिए उसने पास के असुरों का ही शिकार किया। हालांकि उसके पास सार योद्धा दिशा सूचक नहीं था, लेकिन उसकी 5 इंद्रियां पहले से ही बहुत तेज थीं। इसकी तुलना में उसके पास एक अतिरिक्त लाभ था। उसने दूरी का अनुमान लगाया। ये जगह सेना के शिविर से बहुत दूर थी। पूरी रफ्तार से दौड़ने पर उसे आधा दिन लग जाता। रही बात स्कूल की, तो वह भी उतनी ही दूर था। यहाँ लड़ने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तारा असुरों को खोजना बहुत कष्टकारी था, इसलिए अर्जुन देव ने फिर से पुराना तरीका अपनाया। उसने असुरों को ललचाने के लिए रक्त ऊर्जा का उपयोग किया और उन सभी को मार डाला। उसकी कांस्य त्वचा लौहस्थी तकनीक और तैशु सूत्र पूर्णता तक पहुंच चुके थे। अपनी तारा शक्ति और सहनशक्ति खत्म होने से पहले वह उन पर टूट पड़ता। रक्त ऊर्जा फिर से बढ़ी और तारा असुर फिर से कांप उठे। तारा असुरों ने हमला कर दिया। धूल उड़ने लगी, जमीन फटने लगी और घास कुचल गई। अर्जुन देव हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसने लंबी तलवार और अग्नि खंजर को नियंत्रित करने के लिए वस्तु नियंत्रण कला का उपयोग किया। लंबी तलवार एक ड्रैगन की तरह तारा असुरों के समूह में तबाही मचा रही थी। तारा असुर गिरने लगे, आग जल उठी, लेकिन जल्द ही रक्त ने उसे बुझा दिया। उसने सुनहरी लपटों के बजाय अग्नि खंजर का इस्तेमाल किया। सुनहरी लपटों को बुझाना मुश्किल था। उसे डर था कि अगर उसका सार, ऊर्जा और आत्मबल कम हो गया तो यह उसकी रक्त ऊर्जा को प्रभावित करेगा। उसकी रक्त ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी, जिसने रात के आकाश को लाल कर दिया था। अर्जुन देव कभी कभी सार और आत्मबल निकालता और तारा शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें वस्तु नियंत्रण तकनीक में जोड़ देता। जब वह थक जाता तो छिपकर आराम करता। जब वह पूरी तरह तरोताजा हो जाता तो शिकार जारी रखता। अपने पिछले अनुभव के साथ अर्जुन देव ने इस बार बहुत सधे हुए तरीके से खेल खेला। रात भर शिकार करने के बाद अर्जुन देव को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके पास 8000 से अधिक सार, ऊर्जा और आत्मबल अंक हो गए हैं। भले ही द्वितीय श्रेणी के असुर कम थे, लेकिन कुल संख्या बहुत ज्यादा थी। उसे पहले यहाँ न आने का पछतावा हुआ। इस डर से उसे वस्तु नियंत्रण कला को तारायान स्तर तक ले जाने में केवल 7 या 8 दिन लगेंगे। 10 दिनों में वह तारा सागर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता था। प्रेरणा मिलते ही अर्जुन देव और भी उत्साहित हो गया। अगले दिन उसने सीधे वस्तु नियंत्रण कला का उपयोग करना छोड़ दिया। उसकी वस्तु नियंत्रण कला का स्तर अभी भी बहुत कम था, जिससे उसके प्रदर्शन पर असर पड़ रहा था। उसने तैशु सूत्र का उपयोग करना शुरू किया और अपने मुक्कों और लातों से हमला किया। उसका सार और आत्मबल बढ़ा। 9000 से अधिक, लगभग 10,000। अर्जुन देव लगातार अपना स्थान बदलता रहा। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने एक क्षेत्र के सभी तारा असुरों को मार डाला था, इसलिए उसे स्थान बदलना पड़ा। 12 दिनों तक लगातार लड़ने के बाद अर्जुन देव आखिरकार अपनी वस्तु नियंत्रण कला को निम्न श्रेणी उच्च स्तर की पूर्णता तक ले जाने में सफल रहा। अर्जुन देव, तारा सागर शिखर, निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय युद्ध कला, कांस्य त्वचा लौहस्थी कला, शिखर 1,28,000 बटा 1,28,000। तैशु सूत्र, शिखर 1,28,000 बटा 1,28,000। त्रिकाल प्रहार, शिखर 1 बटा 1,28,000। अग्नि कला, शिखर 1 बटा 1,28,000। वस्तु नियंत्रण कला, शिखर 1 बटा 1,28,000। सार, ऊर्जा और आत्मबल 7,098। हालांकि वस्तु नियंत्रण कला में अभी भी कुछ खामियां थीं, लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यह अग्नि तलवार कला के साथ एकदम सही बैठ रही थी। अग्नि तलवार नाचने लगी और अग्नि तलवार की ऊर्जा चारों ओर फैल गई, जो आसमान में ऊपर नीचे उड़ रही थी। वस्तु नियंत्रण कला की तारा शक्ति बहुत घातक नहीं थी, लेकिन इसने उसे तलवार को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति दी। तैशु चित्र कैसा रहेगा? अर्जुन देव ने मन बना लिया और तैशु चित्र प्रकट हुआ। वस्तु नियंत्रण कला के साथ तैशु चित्र उसकी इच्छा के अनुसार हिलने लगा। त्रिकाल प्रहार की तरह इसमें भी थोड़ी खामी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब वस्तु नियंत्रण कला भी पूरी हो जाएगी, तब सब कुछ एकदम सही होगा। इसके बाद उसे 3 युद्ध कलाओं को पूरा करना था और ताराद्वार की ओर बढ़ना था। अर्जुन देव ने फिर से अपना स्थान बदल लिया। उसने उस क्षेत्र के लगभग सभी तारा असुरों को मार डाला था और वहां भयंकर दुर्गंध फैली हुई थी। उसके जाने के कुछ ही देर बाद उसे कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। एक और उबाऊ यात्रा। एक थोड़ी असंतुष्ट आवाज सुनाई दी। यह उबाऊ कैसे है?
जयनगर योद्धा विद्यालय में अभी भी रुद्र मल्होत्रा है ना? एक महिला की आवाज़ सुनाई दी जिसमें तिरस्कार का भाव था। वह तुम्हारे 2 प्रहारों को तो झेल ही पाएगा। 2 प्रहार? तुम उसे बहुत बड़ा मान रही हो। जयनगर स्कूल के शिक्षक भी वहाँ के प्रिंसिपल जैसे ही हैं। असंतुष्ट आवाज़ जारी रही, मुझे समझ नहीं आता कि तुमने मुझे इस दूरदराज की जगह पर क्यों बुलाया। शायद दूसरे शहरों में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग मिल जाएं जो हमारे समय के लायक हों। एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। एक उदास आवाज़ आई, तारा आभा योद्धा कला विनिमय सम्मेलन से मिलती है। जयनगर हमसे हार गया है, इसलिए वे इसके लिए दोबारा नहीं लड़ेंगे। दूसरे शहर इतनी दूर यहाँ नहीं आएंगे। आखिरकार तारा आभा का एक अंश कुछ भी नहीं है। आवाज़ का पीछा करते हुए अर्जुन देव पास ही पहुंच गया। वहां 4 लोग थे, 3 पुरुष और 1 महिला। एक तारा सागर क्षेत्र के शिखर पर था और बाकी 3 तारा सागर क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। वे चारों बहुत युवा दिख रहे थे, अपनी उम्र के 20वें साल में। तारा सागर शिखर वाला व्यक्ति उनका नेता था। वह सुंदर था, काले बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। वह मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उनमें से एक हट्टा कट्टा था, जिसकी मांसपेशियां ड्रैगन जैसी और त्वचा कांस्य जैसी थी। वही उदास शब्द बोल रहा था। महिला दिखने में ठीक ठाक थी, बस महिला साथियों और उस फूडी से थोड़ी कमतर। अंतिम व्यक्ति दुबला था और उसके चेहरे के आधे हिस्से पर घाव का निशान था। वह थोड़ा खूंखार लग रहा था। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी ताकत को भयानक कहा जा सकता था। काव्या जी और ईशा आर्य दोनों योद्धा विद्यालय की मेधावी छात्राएं थीं, लेकिन वे अभी तारा सागर क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही थीं। तारा आभा, अर्जुन देव मन ही मन सोचने लगा, ये तारा आभा क्या बला है। हटे कट्टे आदमी ने फिर से कहा, इस बार भी पहले जैसा ही होगा। हम तारा आभा हासिल करेंगे और बिना किसी परेशानी के शहर लौट जाएंगे। तुम आदित्य शर्मा से पूछ सकते हो, वह मेजबान है और यहाँ आने से पहले उसने काफ़ी शोध किया है। अगर वाकई में कोई ऐसा है जो तारा आभा छीन सकता है तो मिशन विफल हो जाएगा। कंधों पर काले बाल वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह मुझे हरा सकता है तो तारा आभा छीनने की बात तो दूर, मैं उसके सामने अपनी तलवार तक हार सकता हूँ। उस हटे कट्टे नील पांडे ने गंभीरता से कहा। निशान वाला आदमी, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला, रुद्र मल्होत्रा मर चुका है। उसे हथियारों की तस्करी के जुर्म में उसके कनिष्ठ ने मार डाला। क्या, मर गया उसका कनिष्ठ? वह नील पांडे और महिला चौंक गए। क्या जयनगर में वाकई ऐसा कोई व्यक्ति है? ये खबर मुझे अभी पता चली है, आदित्य शर्मा ने हल्के से कहा। लेकिन नील पांडे को निराशा होगी। जब रुद्र मल्होत्रा मरा तो वह केवल तारा सागर क्षेत्र के मध्य चरण में था। उसका कनिष्ठ भी लगभग वैसा ही था। तारा सागर का मध्य चरण। ये रुद्र मल्होत्रा बहुत बेकार निकला। मुझे लगा था कि जयनगर में कोई प्रतिभा होगी। काले बाल वाले व्यक्ति ने नाक सिकुड़ी। मुझे कोई प्रतिद्वंद्वी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत उबाऊ है। सीनियर, क्यों न हम दोबारा लड़ें? नील पांडे ने निराशा में कहा। नेता की मुस्कान जम गई। तुम युद्ध के प्रति आसक्त और पागल हो। मैंने तुम्हें कितनी बार हराया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नील पांडे को इन शब्दों की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह लड़ने के जोश से भरा था। पुरुष लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। हारने पर बस दोबारा लड़ो। बाकी तीनों। अर्जुन देव ने उन चारों को दूर जाते देखा और सीनियर बहन को तारा आभा के बारे में पूछने के लिए संदेश भेजा। जल्द ही ईशा ने उत्तर भेजा। तारा आभा तारा ऊसर मैदान का एक महान खजाना था। ये तब बना था जब दुनिया बदली थी और तारा शक्ति पृथ्वी पर बिखरी थी। इसे किसी हथियार में जोड़ने से वह हथियार और तेज हो सकता था। यदि कोई धातु गुण वाली युद्ध कला का अभ्यास करता है तो वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तारा आभा को सोख सकता है। शुरुआत में बहुत सारी तारा आभा थी। वह बस एक झलक थी और ताराद्वार के योद्धा भी उसे सहन नहीं कर पाते थे। अब एक अंश को सघन होने में कुछ साल लग जाते थे, जो बमुश्किल एक शीर्ष तीसरी श्रेणी के हथियार को मजबूत कर सकता था। इसके अलावा ये तारा आभा कुछ साल पहले ही गंगापुर किला योद्धा विद्यालय से हार गए थे। अब ये किसी और का था। बात समझने के बाद अर्जुन देव की अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह खुद ही तारा असुरों को मारना बेहतर समझता था। हथियारों को मजबूत करने के लिए उसके पास पहले से ही तारा उल्कापिंड लोहा था। अर्जुन देव की तारा आभा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने तारा असुरों का शिकार जारी रखा। सीनियर बहन ने कहा कि वह भी प्रशिक्षण के लिए और गहराई में जाना चाहती है। शिक्षक चुजुन टीम का नेतृत्व करेंगे। अर्जुन देव को उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके शिक्षक तारा सागर क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। वह शांत हो गया और तारा असुरों को मारना जारी रखा। उसकी ऊर्जा फिर से बढ़ गई। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो उसने यहीं ताराद्वार तक पहुंचने की योजना बनाई। हर दिन 9000 से ज्यादा ऊर्जा। अगर वह भाग्यशाली रहा और कुछ शिखर स्तर के तारा असुर दिखाई दिए तो वह 10,000 का आंकड़ा पार कर सकता था। उसकी ऊर्जा तेजी से और स्थिरता से बढ़ी।
अर्जुन देव ने तारा असुरों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया और बाहरी दुनिया की परवाह नहीं की। शिकार के 13 और दिनों के बाद अर्जुन देव ने वस्तु नियंत्रण तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। अब केवल 2 युद्ध कलाएं बची थीं। अगले 20 दिनों में ये पर्याप्त हो जाएगा। आसपास अब और तारा असुर नहीं बचे थे। वह दूसरी जगह जाने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। ये काव्या थी। वह भ्रमित थी। सीनियर, छोटे अर्जुन, तुम कहाँ हो? मैं बोर हो रही हूँ, काव्या जी ने कहा। अर्जुन देव अवाक रह गया। अगर तुम बोर हो रही हो तो सीनियर ईशा के साथ खेलो। मुझे क्यों ढूंढ रही हो? छोटे अर्जुन, ईशा आर्य की आवाज़ फोन के दूसरी तरफ से आई। अर्जुन देव, उद्धरण चिन्ह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों फोन पर एक साथ होगी। लेकिन क्या तुम दोनों के बीच यही रिश्ता नहीं है? हमें यहाँ आए कुछ दिन हो गए हैं। यहाँ बहुत बदबू है, लेकिन हमें एक भी तारा सागर असुर नहीं मिला। तुम कहाँ हो? क्या तुम्हारे पास असुर हैं? मुझे अभ्यास करना है। सही, मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाती हूँ। काव्या जी थोड़ी परेशान थी। वे तारा सागर क्षेत्र में पहुंच तो गई थी, लेकिन अभी तक अभ्यास नहीं किया था। जब वे गहरे हिस्सों में आए तो उन्हें असुरों की केवल बदबूदार लाशें मिलीं। मेरे पास यहाँ भी कोई असुर नहीं है। मैं उसे खोज रहा हूँ। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे कोई मिल जाएगा तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। अलविदा। तारा असुरों को मारने का उसका तरीका उन दोनों बहनों के लिए उपयुक्त नहीं था। वे अभी तारा सागर क्षेत्र के शुरुआती चरण में थीं और उन्हें उसकी देखभाल की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें यहाँ न आने देना ही बेहतर था। अगर तुम बोर हो रही हो तो मैगज़ीन का आनंद लो। अगर सीनियर बहन ईशा बोर हो रही है तो वह और खा सकती है। एकमात्र प्रति का अध्ययन करने के बजाय वह तारा असुरों के बारे में सोच रही थी। क्या वह अभी भी एक महिला थी? मन ही मन आलोचना करने के बाद अर्जुन देव अगली दिशा में बढ़ गया। उसने एक उपयुक्त स्थान पाया, असुर को मारा और उसका रक्त निकाल लिया। वह अपनी गतिविधियों में बहुत माहिर था। आसपास की कुछ तारा असुर टुकड़ियां वहां खींची चली आईं। जैसे ही वह असुरों को मार रहा था, हवा चीरने की आवाज़ आई और एक हैरान आवाज़ ने कहा, इतनी देर चलने के बाद आखिरकार। बड़े भाई, आपका नाम क्या है? क्या हम एक और मुकाबला कर सकते हैं? क्या आप वाकई योद्धा विद्यालय में स्थानांतरण के बारे में नहीं सोचना चाहते? इस बार आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना। मुझे देखने दो कि आप कितने शक्तिशाली हैं। मैं योद्धा कला सभा के एक व्यक्ति को जानता हूँ। उसका नाम आदित्य शर्मा है। वह आपके जयनगर योद्धा विद्यालय का एक वरिष्ठ छात्र है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नील पांडे पीछे पीछे चलता हुआ बकबक कर रहा था। वह वाकई उसे गंगापुर किला योद्धा विद्यालय में खींचना चाहता था। बेशक, उससे भी बढ़कर वह फिर से लड़ना चाहता था। अर्जुन देव रुका और उसकी ओर देखा। मैंने तुम दोनों को 10 दिन पहले देखा था। तुम्हें तारा आभा मिल जानी चाहिए थी। तुम जाने की जल्दी में क्यों नहीं हो? आपने हमें देखा था। नील पांडे दंग रह गया। हमें तारा आभा मिल गई थी, लेकिन बड़े भाई आदित्य शर्मा ने कहा कि वे अपनी जन्मभूमि देखने और अपने कनिष्ठों को कुछ सिखाने के लिए कुछ समय रुकना चाहते हैं। धन्यवाद। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। बड़े भाई, मेरे साथ फिर से लड़ो। मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। मुझे जोर से मारो, बस जान मत लेना। नील पांडे ने उत्सुकता से कहा। उसका जज्बा काबिले तारीफ था। अर्जुन देव ने बार बार असफल होने के बावजूद लड़ने के उसके जज्बे की प्रशंसा की। फिर मेरे लिए काम करो। अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तारा असुरों को मारना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ पूरे दिन तारा असुरों को मार सकते हो और केवल एक बार आराम कर सकते हो तो तुम मुझे चुनौती देने के योग्य हो जाओगे। अर्जुन देव ने शांति से कहा। केवल एक बार आराम? नील पांडे का चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम्हारी सहनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए है। पहली बार मैंने आधा दिन शिकार किया था। उस समय मैं तारा सागर स्तर पर भी नहीं था। अर्जुन देव ने धीरे से कहा। भले ही वह तारा सागर पर नहीं था, फिर भी वह आधा दिन शिकार कर सकता था। नील पांडे को संदेह हुआ, लेकिन अपने सामने का दृश्य देखने के बाद उसे विश्वास हो गया। इस आदमी की सहनशक्ति अविश्वसनीय थी। नील पांडे ने दांत पीसे और कहा, मैं कोशिश करूंगा। याद रखना, ये तुम्हारा दूसरा मौका है। तीसरी बार इतना आसान नहीं होगा। अर्जुन देव ने शांति से कहा। मुझे पता है। इस बार मैं तैयार रहूंगा और तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी सबसे मजबूत चाल का उपयोग करूंगा। नील पांडे ने धीमी आवाज में कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन देव की 5 इंद्रियों ने तारा असुरों के निशान खोज लिए और उन्हें मार डाला। उसने दूसरों को आकर्षित करने के लिए असुर का रक्त बहने दिया। जैसे ही तारा असुरों का झुंड वहां पहुंचा, जमीन एक बार फिर से कांप उठी। मारो। इस बार नील पांडे ने उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। इसके बजाय उसने सावधानी से अपनी हर चाल चली और अपनी तारा शक्ति के हर कतरे का उपयोग किया। कल के विपरीत, जब उसने एक ही प्रहार में असुर को बीच से चीर दिया था, आज उसने केवल उन्हें मारना ही लक्ष्य रखा।
अर्जुन देव ने वस्तु नियंत्रण तकनीक और रहस्यमयी अग्नि तलवार तकनीक का उपयोग जारी रखा। इन तारा असुरों का सफाया करने के लिए केवल एक साधारण ज्वाला तलवार की ऊर्जा ही काफ़ी थी। शिकार के एक और दिन के बाद उसे 17,000 से अधिक सार, ऊर्जा और आत्मबल अंक प्राप्त हुए। नील पांडे ने यात्रा के बीच में केवल एक बार आराम किया। जब रात हुई तो वह इतना थक गया था कि अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। अर्जुन देव तारा असुरों को मारता रहा। 3 घंटे के बाद अंततः तारा असुर खत्म हो गए। कल की चुनौती के लिए स्थान तय करने के बाद नील पांडे उठा और चला गया। दीवारें ऊंची थीं और वहां पत्थर के कई घर थे। तारों की रोशनी छिपी हुई थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नील पांडे विशाल पत्थर के दरवाजे से अंदर गया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था और उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। नन्हे नील, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या तुम्हारा सामना तारा असुरों से हुआ था? सफ़ेद कपड़ों में एक महिला हाथ में 2 पत्रिकाएं लिए थके हुए नील पांडे को मुस्कुराते हुए देख रही थी। नील पांडे सिहर गया और जल्दी से एक तरफ हट गया। काव्या दीदी, मुझे अभी कुछ काम है। अलविदा। रुको नील पांडे, खुद को देखो, क्या तुम्हें तारा असुर मिले? कंधों पर काले बाल वाला व्यक्ति आदित्य शर्मा और अन्य लोगों के साथ वहां आया। उसने भौहें सिकुड़ी। हमने कुछ दिनों से तारा असुरों को नहीं देखा है। अगर तुम्हें वे मिले हैं तो हमें बताओ। आदित्य शर्मा भी उदास था। वह अपने कनिष्ठों को कुछ सुझाव देना चाहता था और तारा असुरों के शिकार में उनका नेतृत्व करना चाहता था। हालांकि यहाँ एक भी तारा असुर नहीं था। नील पांडे रुका और उस काले बाल वाले व्यक्ति की ओर देखा। भाई आर्यन, क्या आपके पास मेरी ताकत बढ़ाने का कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे कोई नुकसान न हो? तुम क्या करने जा रहे हो? आर्यन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। दवा ऐसा कर सकती है, लेकिन केवल 3 मिनट के लिए। उसके बाद तुम पूरे दिन के लिए कमज़ोर हो जाओगे। नील पांडे एक पल के लिए चुप रहा। मैं एक विशेषज्ञ से मिला हूँ। मैंने उसे मुकाबले की चुनौती दी है। मैं उसे अपनी दूसरी चाल चलने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। दूसरी चाल? आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए। बाकी सब हैरान रह गए। कैसा विशेषज्ञ? तुम उसे दूसरी चाल चलने के लिए भी मजबूर नहीं कर पाए। वे नील पांडे की ताकत जानते थे। यहाँ तक कि आर्यन, जो तारासागर क्षेत्र के शिखर पर था, उसके लिए भी नील से निपटना मुश्किल होता था। दूसरी चाल तो भूल ही जाए। उसने एक चाल भी नहीं चली। उसने मेरी पूरी ताकत को रोकने के लिए केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। नील पांडे उदास नहीं था। इसके बजाय वह जोश में था। इस तरह का विशेषज्ञ ही मेरा लक्ष्य है। क्या वह ताराद्वार का योद्धा हो सकता है? जयनगर में कोई ताराद्वार योद्धा है? या प्रांतीय राजधानी से कोई आया है? आदित्य शर्मा के चेहरे पर गंभीर भाव थे। मैं प्रांतीय राजधानी के सभी लोगों को जानता हूँ। वह योद्धा विद्यालय से है। मैंने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कहा कि मैं जानने के लायक नहीं हूँ। नील पांडे ने धीमी आवाज में कहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह मुझे पहचाने। मैं उसका नाम जानने के लायक हूँ। तुम ये सब सिर्फ उसका नाम जानने के लिए कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि योद्धा विद्यालय में इतना शक्तिशाली कौन है। काव्या जी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत जल्दी बढ़ा सकती हूँ। काव्या दीदी, आपके पास कोई तरीका है? नील पांडे हैरान था। काव्या जी ने रहस्यमयी अंदाज में एक किताब निकाली। सूर्यमुखी खजाना, जल्दी सुधार करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तुम इसके लायक हो। मेरे अनुमान के अनुसार इसका अभ्यास करने के बाद सीने की मांसपेशियों के मजबूत होने की बहुत संभावना है। नील पांडे, मैं वास्तव में मासूमियत से मान बैठा था कि आपके पास कोई रास्ता होगा। उद्धरण चिन्ह। नील पांडे मुड़ा और उस महिला साथी को नजरअंदाज करते हुए चला गया। नील पांडे, इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ, हम कल तुम्हारे साथ चलेंगे, आर्यन ने कहा। जरूरत नहीं है, यह मेरे और उसके बीच की बात है। अगर आप लोग जाएंगे तो शायद उसे चिढ़ा देंगे। नील पांडे ने हाथ हिलाया और आराम करने के लिए पत्थर के घर में चला गया। वह आज बहुत थका हुआ था और कल की लड़ाई के लिए उसे अच्छी तरह आराम करना था। तुम समझते क्यों नहीं कि तुम्हारे भले के लिए क्या है? काव्या जी को लगा कि यह अफसोस की बात है। क्या एक युद्ध के दीवाने को केवल सुधार पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उसे लिंग की परवाह क्यों है? वह निश्चित रूप से एक गंभीर युद्ध की दीवानी नहीं थी। आर्यन ने एक पल सोचा और नील पांडे के कमरे में चला गया। किसी को नहीं पता कि उसने क्या कहा। अगली सुबह नील पांडे उत्साहित दिख रहा था और तय स्थान पर आ गया। उसके शरीर की तारा शक्ति संयमित थी। पिछले दिन की तुलना में तारा शक्ति की लहरें कई गुना कमजोर थीं। चौड़ी तलवार अब गर्म नहीं थी, केवल थोड़ी सी शेष गर्मी बची थी। उसकी आंखें शांत और उम्मीद से भरी थीं। उसने अपने दाहिने हाथ में स्वाभाविक रूप से तलवार थाम रखी थी। वह बहुत सहज दिख रहा था। अर्जुन देव धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसकी तारा शक्ति पूरी तरह संयमित थी और उसका एक भी अंश बाहर नहीं दिख रहा था। आज मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगा, नील पांडे ने धीमी आवाज में कहा।
अर्जुन देव ने अपने हाथ पीछे बांध लिए और उदासीनता से कहा, अपनी पूरी कोशिश करो। अगर मैं तुम्हें एक कदम पीछे धकेल दूं तो तुम्हें मुझे अपना नाम बताना होगा, नील पांडे ने कहा। जरूर, अर्जुन देव हल्के से हंसा। हाँ, वह चिल्लाया और जिस तारा शक्ति को उसने रोक रखा था वह अचानक फूट पड़ी। एक ही पल में लपटें आसमान की ओर उठने लगीं। तलवार में शक्तिशाली तारा शक्ति भर गई। ये वही प्रहार था जो पिछले दिन किया गया था। दावानल तलवार। हालांकि आज के प्रहार की शक्ति कल की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। धमाका धमाका, हवा फटने लगी और हवा का प्रवाह गर्म हो गया। नील पांडे ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार और आग के साथ एक हो गया हो। अर्जुन देव के चेहरे के भाव अभी भी शांत थे। इस शक्तिशाली प्रहार का सामना करते हुए उसने केवल अपनी उंगली उठाई। गूंज। उसने अपनी तर्जनी उंगली फैलाई और सटीक रूप से तलवार की ओर इशारा किया। शक्तिशाली तारा शक्ति की धारा बह निकली। तभी नील पांडे ने अपने बाएं हाथ में तारा शक्ति इकट्ठा की और उस जगह पर प्रहार किया जहां तारा शक्ति गिर रही थी। धमाका, जमीन फट गई और हवा में धूल उड़ने लगी। एक भयानक तारा शक्ति का प्रकोप हुआ और उन दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। थू, नील पांडे के मुंह से खून निकल आया। वह दूर जा गिरा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। तारा शक्ति के केंद्र में अर्जुन देव के चारों ओर सुनहरी तारा शक्ति उमड़ रही थी जो बेकाबू होती शक्ति को दबा रही थी। हालांकि वह एक इंच भी नहीं हिला। तुमने मुझे तारा शक्ति को मोड़ने दिया लेकिन मोड़ी हुई शक्ति को बिगाड़ने और उसे विस्फोटित करने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया। अच्छा विचार है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम बहुत कमजोर हो। अर्जुन देव ने कहा, मैं हार गया हूं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। नील पांडे खड़ा हुआ और उसने तलवार उठा ली। मुझे तीसरी चुनौती बताओ। 3 दिनों तक तारा असुरों को मारना, अर्जुन देव ने कहा। ठीक है, नील पांडे बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। अगर तुम तारा असुरों को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं सुधार करता रहूंगा। तुम मुझे कैसे हरा पाओगे? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर नील पांडे काफी सामान्य न होता तो अर्जुन देव ने सोचा होता कि वह एक बेवकूफ है। उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने चुनौती देने की ठान रखी थी। तीसरी बार उसे एक ही उंगली से हरा दिया गया। उसके बाद उसे पता चला कि जब अर्जुन देव अभी भी आकाशगंगा स्तर पर था, वह और भी पागल हो गया था और उसे एक कदम पीछे हटना ही था। अर्जुन देव ने उससे ये भी पूछा कि अगर वह उसे एक कदम पीछे नहीं हटा पाया तो वह क्या करेगा। नील पांडे ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, वह एक बार उस दवा का इस्तेमाल करेगा। उसे हर लक्ष्य का नाम याद रखना था। जाने से पहले उसे उनके नाम जानने थे। भविष्य में वह उसे तब तक चुनौती देगा जब तक वह उसे हरा नहीं देता। वह इतने समय से यही कर रहा था। 7वें दिन अर्जुन देव ने पहले ही एक युद्ध कला को ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त सार, ऊर्जा और आत्मबल इकट्ठा कर लिया था। उसने अग्नि कला को उन्नत करने और उसे पूर्ण करने का विकल्प चुना। अग्नि कला के स्तर बढ़ने के साथ वह तारा असुरों को मारने से प्रतिदिन 10,000 से अधिक सार प्राप्त कर सकता था। नील पांडे को मिलाकर उसे हर दिन 20,000 के करीब सार मिलने लगा। पहले तो काव्या जी और अन्य लोग नील पांडे के लिए चिंतित थे, लेकिन ये देखकर कि वह ठीक है और हर दिन ऊर्जावान रहता है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह युद्ध का पागल अब उन्हें परेशान नहीं करेगा। वे उसके जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों बाद अर्जुन देव को काव्या जी का एक संदेश मिला। पुरस्कार आ गया था। उसने उसे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शहर लौटने के लिए कुछ समय निकालने को कहा। अर्जुन देव ने उत्तर दिया कि उसके पास अभी समय नहीं है। वह ताराद्वार के स्तर तक पहुंचने के बाद ही वापस आएगा। वैसे भी पुरस्कार कहीं भाग नहीं रहा था। मुफ्त का सहायक मिलना आसान नहीं था। उसे जल्दी करनी थी। नील पांडे की प्रतिभा खराब नहीं थी। इस अवधि के दौरान उसने तेजी से सुधार किया था और आकाशगंगा के शिखर तक पहुंचने के संकेत दे रहा था। क्या तुम्हें हर दिन तारा असुरों को मारना उबाऊ नहीं लगता? नील पांडे ने पूछा। क्या तुम्हें उबाऊ लगता है? अर्जुन देव ने पलटकर पूछा। नहीं, जब तक लड़ाइयां होती रहेंगी तब तक उबाऊ नहीं लगेगा, नील पांडे ने कहा। बस बात यह है कि बहुत से लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तारा असुर बहुत खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो खुद को बेहतर बनाने के लिए और अधिक मारो, अर्जुन देव ने हल्के से कहा। नील पांडे ने बात करना बंद कर दिया और तारा असुरों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन बीत गया और नील पांडे चला गया। अर्जुन देव ने अपना संहार जारी रखा। तीसरे दिन सूरज उगने से पहले नील पांडे ने अपनी तलवार उठाई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। छोटे नील। जैसे ही वह पत्थर के घर से बाहर निकला, आर्यन ने उसे पकड़ लिया और आवाज दी। भाई आर्यन, क्या बात है? नील पांडे ने उसे उलझन में देखा। आर्यन के चेहरे के भाव गंभीर थे। पंकज वर्मा आ गया है और तारा ऊसर मैदान में प्रवेश कर चुका है। आज बाहर मत जाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम तारा सागर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने वाले हो। अगले कुछ दिनों तक खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान दो। पंकज वर्मा यहाँ है।
नील पांडे का चेहरा बिगड़ गया। उसके छोटे भाई का कौशल कमतर था। आदित्य भाई ने निष्पक्ष रूप से जीत हासिल की थी। उनके पास हमारा पीछा करने का क्या कारण है? किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। योद्धाओं के बीच की लड़ाई में शक्तिशाली ही सब कुछ तय करेगा। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, जब तुम तारा सागर के शिखर तक पहुंच जाओगे तो तुम और मैं मिलकर काम करेंगे। आदित्य और अन्य लोगों के साथ मिलकर हम शायद लड़ पाएंगे। ठीक है, बस बात यह है कि मैंने बड़े भाई को नहीं बताया। अगर मैं आज नहीं गया तो पता नहीं वे मुझसे नाराज होंगे या नहीं। नील पांडे ने भौहें सिकोड़ी। मैं भविष्य में समझा दूंगा। मैं काव्या और दूसरों को अभी जाने के लिए कहूंगा। बाद में मैं पंकज वर्मा का पता लगाने के लिए तारा ऊसर मैदान में जाऊंगा। आर्यन ने आह भरी और काव्या जी और ईशा आर्य की तलाश में निकल गया। ये बहुत खतरनाक है, नील पांडे ने धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, हम सब गंगापुर किले से हैं। पंकज वर्मा हमें बाहर निकलने का रास्ता देगा, आर्यन ने कहा। नील पांडे ने और कुछ नहीं कहा और साधना करने के लिए घर में चला गया। दूसरी ओर अर्जुन देव थोड़ा हैरान था कि नील पांडे नहीं आया। क्या वह इससे ऊब गया था? अगर वह ऊब गया था तो ठीक है। उसने पहले ही आधा सार इकट्ठा कर लिया था। अपनी वर्तमान गति के साथ वह इसे 5 या 6 दिनों में पूरा कर लेगा। जब त्रिकाल प्रहार पूर्णता तक पहुंच जाएगा तो वह ताराद्वार क्षेत्र में कदम रख पाएगा। उसकी युद्ध कलाएं भी मध्यवर्ती क्षेत्र में उन्नत हो जाएंगी। एक और रात बीत गई। अगले दिन भी नील पांडे नहीं आया। अर्जुन देव ने तारा असुरों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। 3 और दिनों के बाद आर्यन स्कूल के किले से गंभीर रूप से घायल होकर लौटा। भाई आर्यन, आदित्य शर्मा ने जल्दी से उसे सहारा दिया, एक दवा निकाली और उसके मुंह में डाल दी। दवा पीने के बाद आर्यन का चेहरा गुलाबी हो गया। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, लेकिन पंकज वर्मा जल्द ही यहाँ होगा। चलो उससे लोहा लेते हैं। वह बहुत अनुचित बात कर रहा है। उसका भाई बेकार है, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं छोड़ेगा, काव्या जी ने गुस्से में कहा। आदित्य शर्मा ने आह भरी और कहा, मैंने तुमसे प्रिंसिपल और बाकी लोगों के साथ जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम लोग तैयार नहीं थे। इस समय और कुछ मत कहो, चीजें लो और यहाँ से चले जाओ। इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जाओ यहाँ से। तुम क्या बकवास कर रहे हो? भाइयों के बीच वफादारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, काव्या जी ने नाखुशी से कहा। तुम वह चीज फेंक सकते हो। वैसे भी मुझे वह नहीं चाहिए। काव्या, तुम प्रांतीय राजधानी से आए हो। ताकत ही सब कुछ तय करती है। अगर तुम खुद नहीं कर सकती तो तुम केवल खुद को दोष दे सकती हो कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है। आर्यन कड़वाहट से मुस्कुराया। नील पांडे का दिल जोर से धड़का। मेरा एक बड़ा भाई है। मैं इन पिछले कुछ दिनों में उनसे मिला हूँ। पता नहीं वे मदद करेंगे या नहीं। वह तुम्हारा बड़ा भाई, तुम उसे कुछ ही दिनों से जानते हो। क्या वह ताराद्वार योद्धाओं से निपटने में हमारी मदद करेगा? आर्यन ने सिर हिलाया। पंकज वर्मा शुरुआती ताराद्वार की सीमा तक पहुंच गया है। वह किसी भी समय ताराद्वार के मध्य चरण में कदम रख सकता है। वह बहुत शक्तिशाली है। बड़े भाई की ताकत अथाह है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे ताराद्वार के शिखर पर हैं, मुझे लगता है कि वे और भी शक्तिशाली हो सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि बड़े भाई मदद करेंगे या नहीं, मुझे लगता है कि वे करेंगे। वे भी जयनगर योद्धा विद्यालय से हैं। नील पांडे ने सोच समझकर कहा। वे भी योद्धा विद्यालय से हैं। सब हैरान रह गए। जयनगर योद्धा विद्यालय में इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। बस बहुत हुआ, मैं कुछ खाने पीने का सामान तैयार करता हूँ। मैं जल्दी वापस आऊँगा। नील पांडे जल्दी में चला गया। खाने पीने का सामान लेकर नील पांडे दौड़ता हुआ अर्जुन देव के पास पहुंचा। अर्जुन देव का स्थान ढूंढना आसान था। जहां भी रक्त की ऊर्जा होती वह वहीं होता। वह अपना सार, ऊर्जा और आत्मबल इकट्ठा करने वाला था। बस कुछ हजार और चाहिए थे। जैसे ही वह इसे इकट्ठा करने के लिए समय निकालने वाला था, उसने नील पांडे को देखा, जिसे उसने कुछ दिनों से नहीं देखा था। वह उसकी ओर भागा आ रहा था। बुरा नहीं है, तुम ताराद्वार के शिखर पर हो। तुम इन दिनों एकांतवास में रहे हो, है ना? अर्जुन देव ने प्रशंसा की। बड़े भाई, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। नील पांडे थोड़ा शर्मिंदा था और उसने झिझकते हुए कहा। अर्जुन देव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। तुम कब से इतने हिचकिचाने लगे? बस कहो जो कहना है। नील पांडे ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं एक ताराद्वार योद्धा से मिला। खजाने की लड़ाई में उसका भाई हार गया, इसलिए वह खुद मेरे पीछे आ गया। बड़े भाई, आप भी जयनगर योद्धा विद्यालय से हैं। कृपया मना मत कीजिएगा, यह मामला जयनगर योद्धा विद्यालय से भी जुड़ा है। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, आदित्य शर्मा जयनगर योद्धा विद्यालय से है। हालांकि वह स्कूल को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने प्रिंसिपल से छात्रों के साथ जाने को कहा। हालांकि आदित्य भाई काव्या और ईशा को चीजें देना चाहते थे, लेकिन वे बहुत वफादार निकली और किसी भी कीमत पर जाने से मना कर दिया। नील पांडे ने समझाया, ये काव्या और ईशा से भी जुड़ा है।
अर्जुन देव ने उसकी ओर देखा। ताराद्वार किस स्तर पर है? शुरुआती चरण के शिखर पर। वह कहाँ है? मैं जाकर उसे मार डालूंगा, अर्जुन देव ने हल्के से कहा। नील पांडे अवाक रह गया। बड़े भाई, क्या आप इतने खूंखार हैं? उसे सीधे मार डालेंगे? कहो, अर्जुन देव ने जोर दिया। नील पांडे ने जल्दी से कहा, मुझे अभी तक नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह अपना रास्ता ढूंढ लेगा। ठीक है फिर, अगर उसके बारे में कोई खबर मिले तो मुझे बताना, अर्जुन देव ने कहा। इस बारे में बात करने के बाद नील पांडे ने फिर कहा, तो फिर ये तय रहा। बड़े भाई, क्यों न हम दोबारा लड़ें? मुझे आपका नाम जानना ही होगा, अर्जुन देव ने हल्के से कहा। मामला सुलझने तक इंतजार करते हैं। ठीक है। समझौते के बाद दोनों ने जी भरकर खाया और पिया। नील पांडे खाने के बाद सीधे चला गया। अर्जुन देव मुड़ा और तारा असुरों का शिकार जारी रखा। इस बार उसने केवल आधे दिन तक शिकार किया। उसने त्रिकाल प्रहार को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त सार और आत्मबल इकट्ठा कर लिया। अर्जुन देव ने एक पल सोचा और मारना जारी रखा। उसे स्तर बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने जितना संभव हो सके उतना सार बचाने की कोशिश की, वरना ब्रह्मांडीय बादल अवस्था बेकार हो जाती। देर रात अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गया और 10,000 के करीब सार, ऊर्जा और आत्मबल को देखा। उसने पहले अपनी तारा शक्ति को बहाल किया। सुबह तक उसकी स्थिति अपने शिखर पर आ गई। गूंज, तारा शक्ति की एक हल्की लहर उसके शरीर से बाहर निकली। फिर वहां सुनहरी रोशनी छा गई। सुनहरी रोशनी की किरणें फूट पड़ीं और उसके शरीर की सतह कांस्य से सुनहरी हो गई। सुनहरी रोशनी के धागे उसके कपड़ों से होकर गुजरे। वह एक सुनहरे आदमी जैसा लग रहा था। अपने शरीर के अंदर देखते हुए वह देख सकता था कि उसके आंतरिक अंग, नसें और रक्त सभी सुनहरे हो गए थे। अजय, उसके शरीर में तारा शक्ति उमड़ पड़ी और सुनहरी तारा शक्ति से एक हल्का सुनहरा दरवाजा उठा और ताराद्वार पर खड़ा हो गया। ताराद्वार, उसके शरीर से आग की लपटें निकलीं, लेकिन वे सुनहरी थीं। उसके शरीर की तारा शक्ति भी सुनहरी अग्नि तारा शक्ति में बदल गई थी। झुलसाने वाली गर्मी पहले से भी ज्यादा भयानक थी और तापमान और भी ऊंचा था। उसका पूरा शरीर सुनहरी लपटें छोड़ रहा था और भयानक तापमान ने तुरंत उसके आसपास की घास में आग लगा दी। ये सूरज की तरह था। अग्नि तारा शक्ति से एक सुनहरा जलता हुआ द्वार उठा। फिर तैशु चित्र से एक काला और सफेद द्वार उठा। त्रिकाल प्रहार से एक रंगहीन और हल्का द्वार उठा। द्वार पर 3 तलवारों के निशान थे। फिर वस्तु नियंत्रण कला से भी एक रंगहीन द्वार उठा। हालांकि द्वार पर ऊर्जा की एक धारा बह रही थी। 5 द्वार उठे और एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। ताराद्वार से सूक्ष्म रेखाएं निकलीं और उसके मांस और हड्डियों में विलीन हो गई, जिससे उसे सील कर दिया गया। अर्जुन देव को आखिरकार समझ आ गया कि ताराद्वार योद्धा ऊर्जा क्यों नहीं निकाल सकते थे। ताराद्वार मांस और हड्डियों को सील कर देता था। इसे तब तक नहीं निकाला जा सकता था जब तक कि संपर्क काट न दिया जाए। लेकिन अर्जुन देव को नहीं पता था कि इसे कैसे काटना है। ताराद्वार उठा और ताराद्वार से बड़ी मात्रा में तारा शक्ति बाहर निकली, जो तारा सागर में समा गई। तारा सागर का फिर से विस्तार हुआ और तारा शक्ति अधिक सघन और शक्तिशाली हो गई। ये पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। अर्जुन देव ने अपना डेटा फिर से देखा। जैसा कि अपेक्षित था, वह मध्य श्रेणी के युद्ध कला स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी भर गई, जिससे उसका सिर फटने लगा। कांस्य त्वचा और लौह अस्थि कला हीरे के शरीर वज्र देह में उन्नत हो गई, जिससे उसका शरीर हीरे जैसा कठोर हो गया। उसके आंतरिक अंगों सहित उसके शरीर के अंदर की सुरक्षा बाहरी सुरक्षा से कम नहीं थी। तैशु स